दोस्तों, हम इंसान दिन प्रतिदिन इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में लगे हैं और हर रोज नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में की जा रही इतनी मेहनत के पीछे कारण क्या है? मतलब यार, हमें नए नए ग्रहों की खोज करके मिल क्या रहा है? इसका एक रीजन तो हम इंसानों की क्यूरियोसिटी है, लेकिन दूसरा ये है कि हम ब्रह्मांड के दूसरे जगहों पर भी जीवन की खोज में लगे हैं। जब भी हम यूनिवर्स में किसी नए ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी करते हैं तो सबसे पहले उसको लेकर हमारा सवाल यही होता है कि क्या वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हैं? अगर कभी हमें हमारी धरती को छोड़कर जाना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे? अब जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स में बहुत दूर जाकर बसना तो हम इंसानों के लिए नामुमकिन सा है। तो क्या हमारे सौर मंडल में ही कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो? तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी धरती में ऐसा क्या स्पेशल है जो इसे जीने योग्य बनाता है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पानी है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे रीजंस बताने जा रहे हैं जो आपके लिए कुछ नया और नॉलेजेबल हो। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमारी धरती गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। गोल्डीलॉक्स जोन किसी भी स्टार के चारों ओर के उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम। ये किसी भी लाइफ फॉर्म के जिंदा रहने के लिए काफी जरूरी होता है और स्पेशली हम इंसान तो यहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पानी को लिक्विड फॉर्म में बनाए रखने के लिए भी टेम्परेचर एक लिमिट में होना चाहिए। दूसरा रीजन है हमारा सूरज, जो साइज में बहुत बड़ा भी नहीं है और स्टेबल भी है। यूनिवर्स में ऐसा कई बार देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स बहुत ज्यादा गर्म भी होते हैं और आसपास के प्लैनेट्स को तबाह कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये स्टार्स खुद भी एक्सप्लोड हो जाते हैं, लेकिन हमारे सूरज के इतने स्टेबल होने के कारण ही हमारी धरती पर जीवन को पनपने का समय मिल पाया। हमारी धरती के कोर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के प्रेजेंस के कारण अरबों सालों के बाद आज भी धरती के कोर में एनर्जी बनी हुई है और इसी को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण भी माना जाता है। हमारी धरती का एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर की प्रेजेंस भी यहाँ जीवन के अहम कारण है। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको सौर मंडल की उन जगहों के बारे में बताएं जहाँ लाइफ पॉसिबल है, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी जगह पर लाइफ होने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ हम जैसे ही जीव हो या फिर होने की संभावनाएं हो। किसी जगह पर माइक्रोबायल लाइफ फॉर्म की प्रेजेंस भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि वहाँ बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हो और जरूरी नहीं कि वो ऑक्सीजन पर ही जिंदा हो। हमारी धरती के शुरुआत के समय भी कुछ ऐसे जीव थे जो ऑक्सीजन की जगह मीथेन का यूज करते थे। अगर कोई प्लैनेट बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा भी है, फिर भी वहाँ ऐसे जीव डेवलप हो सकते हैं जो ऐसी कंडीशंस को अडेप्ट करके उसमें जी सके। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष चाहिए, क्योंकि अब हम सौर मंडल में लाइफ की खोज के लिए निकलने वाले हैं। तो गाइज, हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन है हमारी धरती की जुड़वा बहन कहे जाने वाली प्लैनेट वीनस। ये सौर मंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा होने के कारण इसे नर्क का दूसरा रूप भी कहा जाता है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि इसके एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर कंडीशंस इतनी बुरी भी नहीं है और हो सकता है कि यहाँ कुछ फ्लोटिंग माइक्रोब्स हो जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को खाने के रूप में यूज कर रहे हो। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हम इंसान भी इसके एटमॉस्फेयर में हवा के हल्के बलून्स में उड़ते हुए जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये जितना कहने में आसान लगता है उतना करने में नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने मार्स पर भी काफी कुछ एक्सप्लोर किया है और यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन की संभावना की ओर इशारा करती है। यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस है, मतलब कि हो सकता है कि मार्स पर अभी लाइफ फॉर्म डेवलप हो रहा हो या फिर शायद एक समय यहाँ पर भी हमारे जैसे ही जीव रहते थे। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि मार्स की धूल भरी सरफेस के नीचे सॉल्टी वाटर छुपा है और वो भी लिक्विड फॉर्म में। अगर ऐसा हुआ तो ये भी हो सकता है कि वहाँ माइक्रोबायल लाइफ भी प्रेजेंट हो। दोस्तों, अब मार्स के बाद हमें मिलता है जुपिटर, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है और एक गैस जायंट है। तो क्या इस पर भी लाइफ पॉसिबल है? अभी तक तो ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसके कई मून्स हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे गैनीमेड को ही ले लीजिए, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है और ये सौर मंडल का एकमात्र चांद है जिसके पास अपनी खुद की सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है
क्योंकि ये हमें सूरज से आने वाले हानिकारक रेडिएशन से बचाती है। इन मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण यहाँ अरोरास भी देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट के पास ये पुख्ता सबूत है कि इसके सरफेस के नीचे बहुत बड़ा ओशन है और जुपिटर के टाइडल फोर्स के कारण ये लिक्विड फॉर्म में ही बना हुआ है। गैनीमेड मरकरी से भी बड़ा है, इसलिए यहाँ लाइफ फॉर्म्स को डेवलप होने के लिए काफी स्पेस भी है। जुपिटर के दूसरे सबसे बड़े चांद कैलिस्टो पर भी समुद्र मौजूद है और नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ के क्रेटर्स में आइस के फॉर्म में वाटर को भी कंफर्म किया था। इसके अलावा यहाँ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस है। इससे ये लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए एक सुइटेबल जगह बन जाती है। जुपिटर का ही एक और चांद यूरोपा सौरमंडल के सबसे विशाल ओशंस का घर माना जाता है। इसका साइज हमारे अर्थ के साइज के केवल 1/4 ही है, लेकिन यहाँ पर धरती के कंपैरिजन में 2 गुना पानी होने का अनुमान है। धरती की ही तरह इसका कोर भी लिक्विड आयरन के ही बनी हुई है और यहाँ के ओशंस में सॉल्टी वाटर मौजूद है। जुपिटर के टाइडल फोर्सेस के कारण यहाँ आइस की एक मोटी परत के नीचे वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद आपकी यूरोपा में काफी दिलचस्पी बढ़ गई होगी और सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि नासा के भी कुछ ऐसे ही ख्याल हैं और वो आने वाले कुछ समय में यूरोपा को एक्सप्लोर करने के लिए एक स्पेशल मिशन की तैयारी कर रहे हैं। आपने सेरेस का नाम तो सुना ही होगा। ये मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट में प्रेजेंट है और हमारे सौरमंडल का एक वाक प्लैनेट है। साइंटिस्ट इस बात पर श्योर है कि इसका 25% भाग पानी का बना है, लेकिन ये लिक्विड वाटर है या फिर जमी हुई बर्फ और क्या इसमें कोई लाइफ फॉर्म डेवलप हो रहा है, इस पर कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। अब क्योंकि इस पर कोई प्लैनेट का टाइडल फोर्स नहीं लगता, तो यहाँ पर लिक्विड वाटर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। और अगर बात करें सेरेस की साइज की, तो ये प्लूटो से भी 10 गुना छोटा है। मतलब अगर हमें कभी इस पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज मिल भी जाएं, तो भी इस पर दुनिया बसाने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। दोस्तों, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह भी जुपिटर की तरह एक गैसियस प्लैनेट है और यहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके मून्स पर भी लाइफ हो सकती है। सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर तो झीलें, नदियाँ और समुद्र भी है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ये पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन और इथेन जैसे हाइड्रोकार्बन्स की बनी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ के लाइफ फॉर्म्स की लाइफ इन्हीं चीजों से चले या फिर अभी भी चल रही हो। ये बात टाइटन को हम इंसानों के जीने के लिए तो सही नहीं बनाती, लेकिन यार एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने की सॉलिड जगह जरूर बनाती है। ऐसा ही एक मून है एन्सेलेडस। ये साइज में बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ की कंडीशंस सौरमंडल में जिंदगी के लिए अर्थ के बाद सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ धरती से भी ज्यादा गहराई वाले ओशंस मौजूद है और जी हाँ, ये भी पानी के बने हुए हैं। नासा के कैसिनी प्रोब ने यहाँ पर एक प्रकार की केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस का भी पता लगाया है, जो यहाँ रहने वाली पॉसिबल लाइफ फॉर्म्स का खाना हो सकता है। चलिए अब हमारी इस खोज को ले चलते हैं नेपच्यून के सबसे बड़े चांद और सौरमंडल के सबसे ठंडे ऑब्जेक्ट्स में से एक ट्राइटन पर, जहाँ पर ओशंस की प्रेजेंस हो सकती है, लेकिन इसके कोई कंफर्म सबूत नहीं है। ये जगह इतना ठंडा है कि यहाँ पर लावा भी बर्फ के रूप में है और नाइट्रोजन भी जमी हुई है। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? वेल दोस्तों, वैज्ञानिकों का ये कहना है कि नेपच्यून के टाइडल फोर्सेस के कारण यहाँ की सरफेस के नीचे भी लिक्विड फॉर्म में वाटर हो सकता है और क्या पता उसमें कोई लाइफ भी डेवलप हो रही हो। सबसे आखिरी में आता है प्लूटो, जिसका एटमॉस्फेयर मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और ये बेहद ठंडा है, लेकिन इससे यहाँ लाइफ के होने की उम्मीदें खत्म नहीं होती। हमारी धरती पर ऐसे कई जगह हैं जहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस को देखते हुए हम वहाँ लाइफ को इम्पॉसिबल ही मानते थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ भी हमें लाइफ के फॉर्म्स मिले हैं। मैं मानता हूँ कि हम धरती और प्लूटो को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट से यहाँ पर सरफेस के नीचे ओशंस के होने का अंदाजा जरूर लगाया गया है। दोस्तों, प्लूटो के बाद का सोलर सिस्टम कितना विशाल है, लेकिन इसमें अभी तक तो लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं खोजी जा सकी है। तो इसके साथ हमारे सौरमंडल में जिंदगी की खोज यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे हम पैंसपेरेमिया कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार आज हमारी धरती पर जो भी लाइफ है, वो लाइफ धरती पर ओरिजिनेट नहीं हुई थी, बल्कि किसी कॉमेट या एस्ट्रॉइड के द्वारा यहाँ लाई गई थी। अब हम ये बात साफ तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये थ्योरी सच है तो अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसी कई जगह जरूर होंगी जहाँ हम जैसे जीव रह रहे होंगे।
और शायद वो भी उसी तरह हमारी खोज में लगे हुए होंगे जैसे कि हम उनकी खोज में लगे हैं। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूँगा कि हम इंसान अंतरिक्ष में दूर दूर के ग्रहों पर जीवन के सबूत खोज रहे हैं और वहाँ बसने के सपने देख रहे हैं, लेकिन वो जगह जहाँ लाइफ पॉसिबल है और जिस प्लैनेट पर बैठकर ये सपने हम देख रहे हैं, हम उससे जिंदगी छीनते जा रहे हैं। तो गाइज, अपने प्लैनेट को भी सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने की कोशिश करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे ग्रह को खोजते खोजते हम अपने ही ग्रह से हाथ धो बैठे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करना तो बनता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ।